हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटेस्ट एडिशन से टी आर जैन की बुक से हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको जीडीपी ग्रोथ के बारे में पढ़ा दिया था सेकंड चैप्टर में। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था हमारा मॉडर्नाइजेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ 5 अगस्त से लाइव क्लासेस का, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा। वो भी लाइव क्लासेस होगी 40 से 45 डेज़। पूरा कोर्स होगा आपका, नोट्स, स्टडी मटेरियल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ करवाई जाएगी, जिसकी वन टाइम फीस रखी है मैंने 1100 रुपये। तो जो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हों, ज्वाइन करना चाहते हों, ये मेरा नंबर है 9690105047। यहाँ पे व्हाट्सएप करके फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैंने सिर्फ लिमिटेड सीट ही रखी हैं, 50 ओनली। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, एक और चीज़, आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक वगैरह मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ जाके एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो आप सभी फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा 5 ईयर्स प्लान्स का मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स it refers to updating and adoption of modern technology in the process of growth। जो इस समय मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, मॉडर्न तकनीक चल रही है, नई तकनीक चल रही है, उस तकनीक में अपने इंडिया को ढालना। एज नोटेड अर्लियर, आउटपुट कैन बी इंक्रीज एदर बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। हमने इससे पहले जीडीपी में पढ़ा था, जीडीपी ग्रोथ में, कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे बढ़ेगा। या तो हम हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, सुविधाएं, उसको बढ़ाएं, या हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यानी कि नई नई तकनीक का इस्तेमाल करें। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। आज के ज़माने में जो उम्र आ रही है वो साइंस की है, इनोवेशंस की है, नई नई तकनीक की है। साइंस हैज़ ऑफर्ड अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग। और साइंस ने हमें बताया है कि हम कैसे नए नए चीज़ों को नए नए तरीके से कर सकते हैं। सच डैट प्रोडक्टिविटी इन फार्मर्स एंड फैक्ट्री एंड शोन एन एक्सपोनेंशियल राइज ओवर टाइम। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंज इन आउटपुट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे अगर हम तकनीक में सुधार लाते हैं तो हमें कैसे उसमें सक्सेस मिल सकती है। रिसेंटली IT रिवॉल्यूशन हैज़ रीडिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो IT सेक्टर्स होते हैं वो BPO का मतलब होता है जहाँ पे वो अपने कोर काम, मेन काम नहीं, जो आपके अदर एक्टिविटी हैं वो दूसरी कंपनीज वगैरह से करवाती हैं। However, modernization in the context of goals of Plan India was assigned a social angle as well। मतलब कि मॉडर्नाइजेशन से हमें सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान देना है। Here it refers as modernization of social outlook। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है? The planners were of the strong opinion that conventional wisdom must give way to modern outlook, यानी कि नई सोच की तरफ ध्यान देना। थर्ड है ऑब्जेक्टिव सेल्फ लाइन्स एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ लाइन्स मीन्स द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सेल्फ लाइन्स का मतलब ये नहीं कि रिलायंस की सिम खरीद लो, नहीं। सेल्फ लाइन्स का मतलब है कि आप किसी पर निर्भर ना रहो, आप किसी पर डिपेंड ना रहो, है ना। आप किसी इंसान पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए डिपेंड ना हो। सेल्फ सफिशिएंस का मतलब होता है कि आप जो सप्लाई है वो आपकी कंट्री में ही अवेलेबल रहे, कहीं और आप पे डिपेंड ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी का वाज अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 5-7 प्लान। जो पहले 7 प्लान थे उनमें इन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। द बेसिक आइडिया वाज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। इंडीड इट हैपेंड इन 1965 व्हेन USA threatened to stop export of food grain to India if it did not stop then the war with Pakistan। तो ये हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए हमें अपना सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस को बनाना पड़ता है। फोर्थ है और शायद लास्ट है ऑब्जेक्टिव, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, बराबर बांटना, कद्दू नहीं, केक भी नहीं, कुछ और। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ एक्यूर टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी।
अगर हमारी ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आया, लेकिन वो सुधार अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं मिला तो वो सुधार किसी काम का नहीं है। Growth serve virtually no purpose in a society where rich tend to become richer and the poor continue to struggle even for the essential of life. उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है जहाँ जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो अपने एसेंशियल चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। एसेंशियल यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारे ग्रोथ होती है, बेनिफिट होता है, वो हर जगह हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो भी बराबर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ प्लानिंग इंडिया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो हमारी इनकम होती है वो बराबर बराबर बांटी जाए, और ये एक मेन आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान इन इंडिया। The planners in India stress the point that every citizen of the country must be able to fulfill his basic need of food, clothing and shelter beside education and healthcare। जो भी प्लानर्स थे हमारे इंडिया के, उनका ये मानना था कि हर सिटीजन कंट्री का अपनी जो बेसिक नीड है, उसे खाना मिलना चाहिए, उसे कपड़े मिलने चाहिए, उसे घर मिलना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा था 4 ऑब्जेक्टिव्स किसके सर, हमारे 5 ईयर्स प्लान के। अब हमने इन 5 ईयर्स प्लान को फॉलो किया और हमने कुछ अचीवमेंट पाए। क्या अचीवमेंट पाए? द सिलेबस रिस्ट्रिक्ट द स्टडी ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग ड्यूरिंग द पीरियड 1950-1990 when the first 7 5-year plan were concluded. This text offers sector by description of the achievement in the next chapter devoted to agriculture, industry and trade। देखिए जो आपका अगला चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाए, कैसे हम इंडस्ट्री सेक्टर में सुधार लाए और कैसे हम ट्रेड सेक्टर में सुधार लाए। क्योंकि आपका जो कोर्स था वो पहले बहुत ही विस्तार में था, अब थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया है। तो पहली अचीवमेंट थी इंक्रीज इन नेशनल इनकम। Although for most of the plans, India failed to achieve the target rate of growth, it was successful in breaking the deadlock of economic stagnation। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में स्टैग्नेशन लगी हुई थी, स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ चल रही थी, वहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट हुआ। जब हमारा 7th प्लान एंड हुआ तो वहाँ पर हमारी जो नेशनल इनकम थी वो 5.8 पहुँच गई थी 0.5 से। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। 5 ईयर प्लान्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 2 वे। जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसने एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर 2 तरीके से इफेक्ट दिया। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स करके और तकनीक में सुधार करके। लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया था, आपने पढ़ा था, ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया था, रेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। तकनीक में सुधार आया था, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, आपने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इसको डीपली आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो कोई माइंड में दिक्कत मत रखिएगा, क्योंकि 3rd चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स आए थे, कैसे इंडस्ट्री सेक्टर के और कैसे ट्रेड सेक्टर के। थर्ड है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 5 ईयर प्लान्स गेव अ बिग पुश टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो 5 ईयर प्लान्स था उन्होंने एक एनकरेजमेंट दिया था, स्टार्ट किया था बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन, स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो सारे गुड्स जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करेंगे वो कंज्यूमर गुड्स से। जिन गुड्स से आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे वो आपके कैपिटल गुड्स हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके आसपास की जो सुख सुविधाएं हैं, लाइट की सुविधा, बिजली की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा, रोड की सुविधा, जाने की सुविधा, आने की सुविधा, ये सारी हमारी सुविधाएं होती है जिनको हम इकोनॉमिक और सोशल में देखते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी एंड पावर जनरेशन कैपेसिटी। जो हमारी ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा, बात करने की सुविधा, इरिगेशन की सुविधा, सिंचाई करने की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, ये सारी सुविधा हमारी किस में आती है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो हमारा 1950 से लेकर 1990 तक हमने देखा कि जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बढ़ा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी, ये भी बढ़ी। It was owing to expansion of health facility that there was a significant fall in the death rate and a significant rise in average life expectancy। यहाँ पे देखा गया था कि जो भी हेल्थ फैसिलिटी थी वो सही हुई थी और जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी ठीक हुई थी। उसके बाद है लास्ट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंडिया से अलावा कहाँ कहाँ ट्रेड
कर सकते हैं उसमें क्या हो रहा था। ड्यूरिंग द पीरियड 1950-1991 देयर वाज अ कंसीडरेबल चेंज इन द वॉल्यूम, वैल्यू एंड कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट था उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला। प्लानिंग इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि इंडिया से बना बनाया सामान आता था, ब्रिटिश से आता था, और इंडिया से कच्चा माल जाता था। यानी इंडिया एक्सपोर्टर था, और किसका एक्सपोर्टर था? रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स, अ साइन ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज एन इंडस्ट्रियल नेशन। इंडिया ने क्या करा? जो इंजीनियरिंग गुड्स थे उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वो इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो रहा था। इन शॉर्ट इंडिया इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990 रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल ग्रोथ इन नेशनल इनकम अलॉन्ग विद अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज अक्रॉस ऑल सेक्टर। बट कुछ डार्क स्पॉट भी थे, कुछ फेलियर्स भी थे। वी फेल टू एरिगेट पॉवर्टी, पॉवर्टी पर हम रोक नहीं कर पाए। वी फेल टू कर्ब द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, बेरोजगारी बढ़ती गई। हम जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मोमेंटम था वो भी खो दिया। तो ये है आपका चैप्टर 3 बेटा, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 4। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।